है 1 नवंबर सन 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 31वीं तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों। बसपा सुप्रीमो मायावती आज ओबीसी भाईचारा मीटिंग करेंगी, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बिहार में आज चुनावी दौरा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पछवाड़ा और बेलदौर में जनसभा संबोधित करेंगी। पटना में 2 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के रोड शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम ने पद्म विभूषण तीजन भाई के परिवार और पद्म विभूषण विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बात की, स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री मोहन ने स्थापना दिवस पर उद्योग और रोजगार की थीम पर फोकस किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आज स्थापना दिवस है, जिसे लाल किले पर भव्य रूप से मनाया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली का नया आधिकारिक लोगो प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया, जिसके साथ ही लेजर शो और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। इस बीच बीजेपी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग उठाई है। महाराष्ट्र में कथित फर्जी वोटिंग विवाद को लेकर विपक्ष आज विरोध प्रदर्शन करेगा। विपक्षी दलों के नेताओं, जिसमें पवार और ठाकरे ब्रदर शामिल है, विरोध मार्च की योजना बनाई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। आज 1 नवंबर से कई महत्वपूर्ण सरकारी और बैंकिंग नियम लागू हो गए हैं, जो आम जनता को सीधे प्रभावित करेंगे। बैंक ग्राहकों को अपने अकाउंट और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा मिल गई है। यूआईडीआई के आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया को सरल किया, लेकिन साथ ही अपडेट शुल्क में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब पैन या पासपोर्ट के माध्यम से विवरण स्वतः स्थापित होंगे, जिससे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता कम होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज से सख्त नियम लागू हो गए हैं। केवल BSVI मानक वाले डीजल कमर्शियल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। पुराने BSV या उससे नीचे के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। चांदनी चौक इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 1,294 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक नया शुल्क लागू किया है। 1000 से अधिक राशि वॉलेट में लोड करने पर 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि यदि ग्राहक स्कूल या कॉलेज की फीस सीधे वेबसाइट या POS मशीन से जमा करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आयुर्वेदिक खांसी की दवा पीने के बाद एक मासूम बच्चे की मौत का दुखद मामला सामने आया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवा के नमूनों को तुरंत जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बिक रही सभी आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की गहन जांच के आदेश दिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG की प्रगति का एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। मंत्रालय ने समय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से गरीबी मुक्त गांव बनाने के प्रयासों पर बल दिया। कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे जॉब क्रिएटर्स बन सके। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस और गैंगस्टर सलमान और कप्तान के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से सलमान घायल हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान और कप्तान पर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली। बैंकॉक से आई एक भारतीय महिला यात्री ने 970 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजा जब्त किया गया है। ये खेप अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क का संकेत देती है, जिसकी जांच जारी है। तमिलनाडु करूर में हुई भगदड़ की घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने संभाल ली है। इस भीषण घटना में 41 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद CBI जांच की मांग की गई थी। CBI की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। शिमला में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की निजी बसें आज से शहर के भीतर नहीं चलेगी। प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालन संघ ने प्रशासन के फैसले के विरोध में ये निर्णय लिया है। इस हड़ताल के कारण यात्रियों को शहर में आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कानपुर के कई कंपोजिट स्कूल बंद पाए गए। स्कूलों के शिक्षकों को अनुपस्थिति के कारण छात्र छात्राएं मायूस होकर घर लौट गई। शिक्षा विभाग ने इस गंभीर लापरवाही का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलाबारी और दुलारचंद यादव की मौत के मामले में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP ने इस हिंसक घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने 3 मासूमों के साथ आपराधिक कृत्य करने वाली अपराधी को कठोर दंड दिया। न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई।
जो एक महत्वपूर्ण फैसला है। प्रथम अपरिषद न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ अपराध अक्षम्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1994 के सिख विरोधी दंगों पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई भी हरमिंदर साहिब जाकर ठीक से माफी क्यों नहीं मांगता। ये बयान सरदार पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई और साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से बात की। दोनों ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियां हैं। पीएम ने उनका और उनके परिवार का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री अक्सर विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन ने विकसित भारत निर्माण के संकल्प को साकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के जरिए से युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में बदला जा रहा है। प्रदेश में शासकीय भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है। उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। भारत और अमेरिका के कुआलालंपुर में 10 वर्षीय मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है वर्क पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेट ने इस समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। ये समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण पालन का समर्थन दोहराया। भारत ने आसियान देशों के सामने सीमा पर आतंकवाद और काउंटर टेररिज्म के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों और F-1 छात्रों के जीवन साथी के लिए कार्य प्रतिरिक्त नियमों को सख्त किया है। इस बदलाव से अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय परिवारों और पेशेवरों पर सीधा असर पड़ सकता है। भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोनों देशों ने जलवायु अनुकूल कृषि और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है। इसका उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। भारत सरकार ने नौकरी के लालच में म्यांमार पहुंचे 500 से अधिक भारतीय नागरिकों को थाईलैंड से वापस लाने की तैयारी की है। म्यांमार सेना के छापे के बाद ये लोग थाईलैंड भाग गए थे, जहां भारतीय दूतावास ने उनकी मदद की। विदेश मंत्रालय ने ऐसे फर्जी जॉब रैकेट के प्रति नागरिकों को सतर्क रहने की अपील दोहराई है। तालिबान के सत्ता में लौटाने के बाद भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया है। ये कदम अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की निरंतर राजनीतिक और मानवीय संबंधों को दर्शाता है। भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान में विकास परियोजना और मानवीय सहायता को सुचारू रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आर्थिक सहयोगी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा के लिए भूटान के दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। भूटान भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार है। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में एक 26 वर्षीय भारतीय व्यक्ति की पुलिस और एक जबरन वसूली गिरोह के बीच गोलीबारी से मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने इस घटना का दुख व्यक्त किया है और सऊदी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित के शव को भारत लाने और परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सूडान के अल फशर शहर में भयावह हिंसा की रिपोर्ट दी है। शहर पर RSF के कब्जे के दौरान सैकड़ों नागरिकों और निहत्थे लड़ाकों का नरसंहार किया गया। भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता के लिए गलियारे की मांग की। पूरे गाजा पट्टी में हाल के इजरायली हवाई हमलों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और सहायता प्रयासी के सक्रिय है। इजरायल हमलों में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इससे स्थिति गंभीर बन चुकी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने गाजा युद्ध विराम और आगे की कार्यवाही पर चर्चा के लिए सोमवार को मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई है। इजरायल ने संघर्ष विराम समझौते के तहत 30 और फिलिस्तीनी नागरिकों के शव गाजा को सौंप दिए हैं। चीन ने अपने हेवनली पैलेस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SN-21 रॉकेट लॉन्च किया है। इस मिशन के चालक दल में देश का अब तक का सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री शामिल है। ये चीन के स्थायी रूप में से रहने वाले अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 7वां मिशन है, जो उसकी बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। रॉकेट के साथ 4 प्रयोगशाला चोलों को भी भेजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया में 100 मिनट की सफल बैठक हुई। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ घटाने की घोषणा की है, जबकि चीन दुर्लभ खनिजों पर लगी रोक हटाएगा और सोयाबीन खरीदेगा। दोनों देशों में व्यापार युद्ध में अस्थायी विराम लगाते हुए सहयोग का रास्ता अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर हमलों पर विचार करने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते की अपनी टिप्पणियों के विपरीत बयान दिए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है।
अमेरिका ने ड्रग तस्करी से संबंधित अभियानों के विस्तार के बीच सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यूक्रेन में ऊर्जा ठिकानों पर रूस के सिलसिलेवार हमलों की गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब टेक्नोलॉजी टकराव का रूप लेता जा रहा है। यूएन महासचिव ने दोनों पक्षों से नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की अपील की है। तंजानिया में आम चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर विपक्ष ने 700 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। मुख्य विपक्षी दल ने देश में 3 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट ब्लैकआउट पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने इस विरोधों को अलग थलग घटना करार दिया है और सामान्य स्थिति बहाल करने का वादा किया। फ्रांस के संस्कृति मंत्री ने लोवर संग्रहालय के आसपास एंटी रोमिंग बैरियर लगाने की घोषणा की है। ये फैसला संग्रहालय में हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी के बाद सुरक्षा बहस के बीच लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध संग्रहालय को संभावित आतंकी हमलों और घुसपैठ से बचाना है। यूरोपीय संघ के देश 2040 के अपने नए जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को लेकर विभाजित है। मंत्री स्तरीय अनुमोदन से ठीक पहले भी सदस्य देशों के बीच लक्ष्यों में बदलाव पर बहस जारी है। यूरोपीय संघ COP30 से पहले अपने जलवायु लक्ष्य को अंतिम रूप देने की दौड़ में है। ये विभाजन वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की EU की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हंगरी में बत्तख के फॉर्म पर अत्यधिक रोजगारिया H5N1 बर्ड फ्लू का पहला प्रकोप दर्ज किया गया। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब यूरोप में इस घातक बीमारी में मौसमी वृद्धि देखी जा रही है। इस रोग का तेजी से फैलना जन स्वास्थ्य और पोल्ट्री उद्योग के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। FBI निदेशक ने घोषणा की है कि एजेंसी ने मिशिगन राज्य में एक संभावित आतंकवादी हमला विफल कर दिया है। ये हमला हैलोवीन सप्ताहांत के दौरान किए जाने की योजना थी। FBI ने इस साजिश से जुड़े कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र के युवा मामलों में सहायक महासचिव डॉक्टर पेल्पाउरर ने भारत का दौरा किया। उन्होंने देश भर के युवा परिवर्तनकारियों से मुलाकात की और उनके नवाचारों को सराहा। डॉक्टर पाउलियर ने संस्थाओं से युवाओं पर भरोसा करने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक जगह देने का आग्रह किया। आज 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। यह उत्सव अभ्युदय मध्य प्रदेश थीम के तहत पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में 2000 ड्रोन का भव्य शो और गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी। यह राज्य इस इकलौते गौरव को भी समेटे हुए है कि देश की थल सेना और नौसेना दोनों के प्रमुख किसी राज्य से आते हैं। कर्नाटक आज कन्नड़ भाषी क्षेत्र के एकीकरण के उपलक्ष्य में कन्नड़ राज्योत्सव मना रहा है। राज्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है, जिससे बैंकिंग कार्य प्रभावित होंगे। 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य जो बाद में कर्नाटक बना का गठन हुआ था। हरियाणा सरकार ने आज अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 के अवसर पर एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। प्रदेश के सभी तहसीलों में आज से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इस संपत्ति पंजीकरण और इंतकाल की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और तेज हो जाएगी। यूपी में बारिश के बाद बड़ी ठंड। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना है। बारिश और हवाओं के चलते प्रदेश के तापमान में और कमी आएगी, जिससे कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। उत्तराखंड से भी आज स्थानीय त्योहार इगास बकवाल के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। ये पर्व उत्तराखंड का एक पारंपरिक और स्थानीय दीपावली त्योहार है, जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और 3 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है। एक नए मौसमी चक्र के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आज भी उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये बारिश रबी फसलों की बुवाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।